हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। सुपर टेट 2026 हिंदी की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग वर्णमाला कर चुके हैं, उसका प्रैक्टिस सेशन आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारी सेकंड थ्योरी क्लास है जो कि मेरी हिंदी भाषा एवं व्याकरण बोलियों से संबंधित है। जो बोलियों वाली बातें हैं, जो अपभ्रंश वाली बातें हैं, जो हिंदी के उद्भव वाली बातें हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, जो भी भाषाएं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे बन सकता होगा वो मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगा। आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये बात रखनी है कि जितना मैं आपको करवाता हूँ आपको पूरा का पूरा अपने नोट्स में लिखना है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे कि आप लोग रेडी हैं? तो क्या शुरू किया जाए सेशन? तो बोलेंगे भैया बिल्कुल, हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन हमारा थोड़ा सा तरीका ये रहेगा कि हम जब आपको चीज़ें समझाएंगे तो आपको चीज़ें ऐसे समझनी जैसे आपको पहले कुछ नहीं पता है, ठीक है? क्योंकि मिक्स ज्ञान आपको नहीं रखना है कहीं का भी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे हिंदी का सामान्य परिचय क्या होता है। तो आपको याद क्या रखना है, मैं आपको हाईलाइट भी कर दूंगा कि हिंदी जो होती है, क्या होती है भैया, जो हिंदी होती है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? आप बोलोगे भैया जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई कि हाँ या ना? एक बार बोलेंगे जल्दी से, बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। पहला पॉइंट तो हमको ये लिखना है कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट है कि सिंधी का ये रूपांतरण होता है हिंदी। और सिंधी कैसा शब्द होता है? सिंधी एक तत्सम शब्द होता है। तो क्या क्या बातें पता चली हमें? ये पता चला भैया जो आपने हिंदी वर्ड बोला, एक्चुअल में हिंदी वर्ड जो होता है ये एक तो फारसी भाषा का शब्द होता है। किसका शब्द है ये? फारसी भाषा का। आपको जो पीपीटी मिलेगी, आपको जो प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो याद रखिएगा ऐसे ही नहीं में से पॉइंट्स निकाल के पूछे जाएंगे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। हिंदी किस भाषा का रूपांतरण है किस शब्द का? सिंधी का। सिंधी कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो इस तरीके के आपको ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। याद रखिएगा ये सारी बातें हमें समझ के चलनी है, ठीक है? यहाँ तक कि आपकी बातें क्लियर हो गई। अब याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ। तो याद रखिएगा राजभाषा के रूप में लागू नहीं किया गया मेरे भाई, ये नहीं, लागू नहीं किया गया। राजभाषा के रूप में बताया गया कि हम लोग इसे राजभाषा के रूप में क्या करें, अपनाएं। इसका निर्णय लिया गया, अपनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है? ये बात भी आपको याद रखनी है, हाँ या ना? फिर 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। और 1953 में पहली बार हम लोगों ने क्या मनाया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। जबकि विश्व हिंदी दिवस की अगर आपसे बात करी जाती है तो एक बार बताइएगा जरा कब से मनाया गया था? क्या 2006 साइड से मनाया गया था? एक बार जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि 1975 में पहली बार सम्मेलन हुआ था हिंदी का? क्या ये बातें सही हैं? ये बातें भी आपको बतानी है, ठीक है? ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे, अपने पीपीटी में अरेंज कर रखी हैं। आपको इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आगे बात करते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। हालांकि प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो हमारा 1975 में हुआ था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम सम्मेलन आपसे पूछा जाए नागपुर 1975 में होता है, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट होता है 2006 से। आपसे पूछा जाए बताओ कि हिंदी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ था? तो 1953 से। 2006 से क्या हुआ था? 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो ये हमें सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? आपसे इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको इस सारे क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं हिंदी का कुछ संवैधानिक विकास भी देख लेते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन इससे हर बार, याद रखेंगे क्या? पहले नंबर पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो बोलोगे भैया भाग 17 में। किस में दिए गए? भाग 17 में। बताओ अच्छा क्या ये बात सही है? याद रखिएगा कुछ चीज़ें मैंने पीपीटी में गलत भी डाल रखी हैं, और वो गलत चीज़ें मैंने सिर्फ इसलिए डाल रखी हैं क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप लोग कितने एक्टिव माइंड के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं।
याद रखिएगा, कितने एक्टिव माइंड के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ये बातें सही हैं? बोलोगे भैया हमें याद है कि भाग 17 नहीं था शायद। क्या बोलोगे? भैया हमको याद आ रहा है कि भाग 17 तो नहीं था शायद। फिर भैया कौन सा भाग था? बोलो जल्दी। बोलोगे भैया 17 ही था। इसके अंदर आर्टिकल कितने थे? भैया 9 आर्टिकल राजभाषा से संबंधित थे। कहाँ से? 343 से लेकर के 351 तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे एक बार, ठीक है? बात आई समझ में? आगे मैंने आपसे कहा कि अनुसूची भैया कौन सी है जो संबंधित है भाषा से, तो बताओ जरा, क्या 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है? देखते रहना, गलत भी हो सकता है। ये मैंने आपसे पहले बोल दिया कि मैंने कई चीज़ें इसमें गलत भी डाली हैं, तो ये आपको खुद पता करना है कि मैंने गलत तो नहीं कुछ लिख दिया। जल्दी से बताओ, क्या अनुसूची 8 राजभाषा से संबंधित थी? आप बोलोगे बिल्कुल भैया राजभाषा से संबंधित नहीं, भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारी भाषा से संबंधित है। जब मूल संविधान आया था तो उसमें 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी भैया? जब मूल संविधान आया था, एक बार जल्दी से बोलेंगे कि भैया हमको अच्छे से याद है कि जब मूल संविधान आया था तो उसमें कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। उसके बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोलोगे उसके बाद में भैया 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो बोलोगे भैया टोटल हो गई थी मेरे भाई 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 14 भाषाएं कौन कौन सी थी भैया? याद होनी चाहिए आपको फिंगर टिप पे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है? जिसमें से आखिरी की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो होती हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। इसी के साथ में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो आपको वो सन भी याद होने चाहिए कि किस सन में किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। तो संविधान संशोधन बड़े सिंपल से हैं भैया, 21, 71, 92, 21, 71, 92। इसमें सिंधी जोड़ दी गई। इसमें नमक, नमक का मतलब क्या हो गया भैया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इसमें मेरे भाई क्या जोड़ी गई थी? इसमें भी आपको याद रखना है कि डब्बा मस याद जोड़ दो। क्या है? डब्बा मस। डा से डोगरी, बा से बोड़ो, मस में माँ से मैथिली, सा से संथाली। याद रखोगे क्या मेरे भाई? एक बार फिर से बताएंगे। सन बीन के याद रखिएगा 1967 में हुआ था, ठीक है? और आपका 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी से एक बार बताएंगे। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। यहाँ से 92 से रिलेट करो, 1992 में हुआ था, ठीक है? ये हुआ था हमारा 1967 में, ये हुआ था 1992 में, और ये वाला हुआ था 2003 में, ठीक है? तो ये संविधान संशोधन है। ये सारी बातें आगे आपको इसमें पीपीटी में मिल जाएंगी, आप लिख सकते हो। आप बोलोगे कि 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। कौन कौन सी थी 14 भाषाएं? आपको बताया फिंगर टिप्स पे। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उसके बाद उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये आपकी 14 भाषाएं हो जाएंगी। इसके बाद सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ये आपकी 8 भाषाएं और हो जाएंगी। तो टोटल आपकी 22 भाषाएं हो जाएंगी, 14 प्रारंभिक और 8 बाद में जोड़ी। यहाँ तक का प्रावधान कंप्लीट आपका इतने बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 तक की जो 9 अनुच्छेद हैं ये किससे संबंधित हैं? ये हमारी संघ और राज्यों में प्रयोग होने वाली भाषा से संबंधित हैं। इसमें इससे संबंधित नियम दिए गए हैं। एक बार फिर से बोलेंगे कि भैया ये बात एकदम समझ में आ गई, आगे वाले पेज पे बढ़ जाइए, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, चलिए। संविधान में वर्णित भाषाएं कुल कितनी हैं? आप बोलोगे टोटल भैया 22 भाषाएं वर्णित हैं। जहाँ पे आपको यहाँ बातें ये समझ में आ जाएंगी, जब आप यहाँ देखोगे भी तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ जाएगी कि भैया हाँ यही चीज़ तो हमको सीखनी थी। आप क्या बोलोगे कि भैया यही चीज़ तो हमको सीखनी थी। आपने कहा भैया मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? क्या पूछा गया? मूल संविधान में आप बोलोगे भैया मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि भैया हमें क्या याद नहीं रखना है? मैंने कहा देखो ये याद मत रखो कि 1950 में जब संविधान लागू होता है तो उसमें कितनी, ये सबको सन पता होता, कोई इसमें ज़बरदस्ती का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है? 21वां संविधान संशोधन कब होता है, 71वां संविधान संशोधन कब होता है, 92वां संविधान संशोधन कब होता है, और उनमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी जाती हैं। बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी आपकी 2003 का संविधान संशोधन जो अंतिम संविधान संशोधन है भाषा के क्षेत्र में, 92वां संविधान संशोधन माना गया। 71वां संविधान संशोधन याद करने का तरीका है, इसको नमक याद कर सकते हो। क्या नमक? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जोड़ी गई थी? 1992 में। याद कैसे करोगे? इसके बाद 92वां संविधान संशोधन, इससे पहले 1992 था।
और ये कैसे याद रखोगे, तो आप देखो 21 और 71 मिलाओगे कितना हो जाता है 92, तो 21 71 92, ऐसे इसको याद कर लो। तो याद करने में हम लोग उसको निमोनिक के साथ निमोनिक बोल सकते हैं, या फिर इसको एक तरीके से कैसे भी करके रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपकी सिंधी जोड़ी गई, और सिंधी से आपको देखते ही याद आना चाहिए कि तत्सम शब्द होता है और ये हिंदी का रूपांतरण होता है। इसी का रूपांतरण क्या है, हिंदी का रूपांतरण शब्द है। तो ये बातें भी हमें पता है, फारसी भाषा का हिंदी शब्द है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। तो याद रखोगे कि नहीं, बताओ भाई, याद रखोगे? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रमुख लिपियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक बताऊंगा जो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी इसमें बताऊंगा जो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया। कोई ज़रूरत नहीं उसको बताने की यहाँ पे, लेकिन बताना जरूरी है, समझेंगे मजा आएगा थोड़ा सा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं जिन्हें हम लिखते हैं। आप बोलोगे भैया संस्कृत को लिखते हैं, मराठी को लिखते हैं, नेपाली को लिखते हैं, डोगरी को लिखते हैं, बोडो को लिखते हैं और हिंदी को लिखते हैं। किनको लिखते हैं? संस्कृत, मराठी, नेपाली, डोगरी, बोडो, हिंदी, ये हमारी देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि भैया बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना। दूसरे नंबर पे हमने कहा अन्य लिपियों की भी बात करेंगे, तो जैसे हमने कहा गुरुमुखी में लिखी जाती है पंजाबी, पंजाबियों के गुरु होते हैं ना, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, तो हमें याद रखना कि गुरुमुखी पंजाबी से संबंधित है। अरबी फारसी जो होती है ये उर्दू में प्रयोग होने वाली लिपि है। कौन सी? अरबी फारसी का प्रयोग हम करते हैं उर्दू में। एक बार फिर से बोलेंगे कि हाँ भैया, शारदा लिपि में कश्मीरी लिखी जाती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो शारदा लिपि होती है, एक्चुअल में इस लिपि में देवनागरी, ये थोड़ा सा रिलेटेड कंटेंट है, आपसे इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए। देवनागरी, अरबी और फारसी एक साथ इनको जोड़ दो, अरबी और फारसी, तो इसे हम बोलते हैं शारदा लिपि, ठीक है। देवनागरी, अरबी और फारसी, शारदा लिपि, इसमें हम लोग कश्मीरी भाषा को बोलते हैं। बात करते हैं कुछ विशिष्ट लिपियों की, तो बात याद रखेंगे। ओलचिकी लिपि होती है एक, ओलचिकी लिपि, ठीक है। ओलचिकी लिपि में संथाली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? संथाली बोली जाती है ओलचिकी में। रोमन और देवनागरी में कौन सी बोली जाती है? कोंकणी बोली जाती है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे उस बात को कि भैया जो कोंकणी भाषा है, जो कोंकणी बोली है या भाषा है, एक्चुअल में बताओ ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, कौन कौन सी जगह बोली जाती है? जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिल है, तेलुगु, तमिल है आपका, और कर्नाटक है। ऐसे बताओ कहाँ बोली जाती है, जगह का नाम बताना है, ठीक। कमेंट बॉक्स में आपको यही बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आपके लिए ये होमवर्क हो गया एक, आपके लिए एक होमवर्क हो गया कि कमेंट बॉक्स में आपको ये चीज़ बतानी है कि भैया ये वाली कहाँ बोली जाती है कोंकणी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देवनागरी का क्रम अगर आप देखना चाहो तो देवनागरी का क्रम क्या है? सबसे पहले देवनागरी से पहले भैया ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि, नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। और ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुपर टेट जैसे या फिर यूपी टेट या सी टेट, ऐसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। और नागरी लिपि से याद रखेंगे, नागरी और देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि को साउथ में नंदी नागरी के नाम से बोला जाता है। साउथ में इसको क्या बोलते हैं? नंदी नागरी लिपि बोलते हैं। देवनागरी को साउथ में नंदी नागरी लिपि के नाम से जानते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ से ये बनता है भैया, ठीक है। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई, हाँ या ना? बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। बढ़िया नोट्स आपको बनाने हैं। लिपि जो होती है वो स्थायी होती है। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि चित्रात्मक लिपि होती है, वर्णात्मक लिपि होती है और अक्षरात्मक लिपि होती है, ठीक है। तो इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। ब्रेल लिपि है, बहुत सारी लिपियाँ हैं। ये प्रश्न आपके लिए एक्स्ट्रा में है, कोई ज़रूरत नहीं, मत पढ़ो। हिंदी का विकास क्रम क्या होता है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें आपको समझाऊंगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का सही क्रम कौन सा है? लिखा होता है पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। पहला ऑप्शन, ठीक। दूसरा ऑप्शन संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तीसरा ऑप्शन संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और चौथा ऑप्शन अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत। आपको पता होना चाहिए पहले नंबर पे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश होती है।
याद रखेंगे इस बात को, एक बार जल्दी से बताएंगे कि भैया बेहतरीन तरीके से याद रहेगी। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि भैया याद रहेगी। सबसे प्राचीन भाषा, रामायण की भाषा, वेदों की भाषा कौन सी भाषा होती है? संस्कृत। संस्कृत भाषा को हम हिंदी की अम्मा बोलते हैं। एक माँ होती है और एक माँ से बड़ी अम्मा होती है, दादी माँ होती है, वैसी वाली। तो ये होती है संस्कृत हमारी हिंदी की आदि जननी। क्या होती है? प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, संस्कृत हिंदी की आदि जननी है कि जननी है, या फिर हिंदी की जननी भाषा कौन सी है? तो आप संस्कृत नहीं लगाओगे, आप लगाओगे आदि जननी भाषा संस्कृत है। जननी भाषा तो अपभ्रंश है। हिंदी की जो जननी भाषा है वो अपभ्रंश है, और जो आदि जननी भाषा है वो संस्कृत है। क्या ये बात आपको याद हो गई, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया याद हो गई। और आपको पता है पाली भाषा हमारी बौद्ध काल से संबंधित है और प्राकृत भाषा हमारी जैन से संबंधित है। तो महावीर स्वामी वाली संबंध हमारे सारे इसमें मिल जाएंगे, बौद्ध गौतम बुद्ध वाले सारे संबंध यहाँ मिल जाएंगे, वेदों के सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल जाती हैं संस्कृत पे, और बाकी हमारी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तित रूप। क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तित रूप। तो आपसे कभी कोई बोलता है, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट में आप लिखेंगे, एक प्रश्न भैया ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पाली भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली भाषा का अपभ्रंश या पाली भाषा की अपभ्रंश क्या है? आप बोलोगे पाली भाषा जब परिवर्तित हुई थी तो पाली भाषा की अपभ्रंश कौन थी? प्राकृत थी। ऐसे पूछता है संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? तो बोलोगे पाली। पूछेगा प्राकृत की अपभ्रंश क्या है? तो बोलोगे अपभ्रंश। और कोई बोलेगा अपभ्रंश की अपभ्रंश क्या है? याद रखो ये क्वेश्चन बनेगा, अपभ्रंश की अपभ्रंश क्या है? आप बोलोगे अपभ्रंश की अपभ्रंश जो होती है वो होती है हिंदी। एक बार मेरे साथ बोलेंगे कि क्या भैया मज़ा आ रही है, हाँ या ना? वीडियो को शेयर करना है आपकी जिम्मेदारी है, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्लास बंद हो जाएगी। आपको पेड क्लास लाइव सेशन में फ्री पढ़ाने का मुझे पे बैक में सिर्फ इतना चाहिए, मेरा सेशन वायरल करो, मेरा सेशन आप शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि एक बार ट्राई करके देखो बस। इसके बाद ये पढ़ने के बाद आप किसी की सीट लगाओ, आप किसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, आप कहीं पर भी जाके प्रैक्टिस करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन थ्योरी का सेशन मुझसे बेटर नहीं होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे। बात खत्म। लिमिटेड टाइम में आप टाइम देखना, 40-45 मिनट की क्लास में अगर इतना बेहतरीन सेशन कोई आपको समझाता है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भैया। बस चलिए आगे देखते हैं। और बहुत बड़ी बात मैंने ये बोली इसी वजह से, ठीक है? सुनिएगा, अपभ्रंश की शाखाएं आपसे पूछा जाए तो पुरानी हिंदी अपभ्रंश को बोला जाता है। याद रखेंगे, आगे बात करेंगे। अपभ्रंश हमारी 6 अपभ्रंश हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कौन कौन सी देखते हैं भैया? आप बोलोगे भैया एक तो हम देखते हैं सौरसेनी, या एक काम करते हैं लिखते नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है? देखिएगा, नंबर 1 पे भैया सौरसेनी अपभ्रंश, नंबर 2 पे मागधी अपभ्रंश, नंबर 3 पे अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर भैया इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिए हैं पैसाची, ब्राचड़ और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो कुल 6 अपभ्रंश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैंने ऊपर ही जो ये लाइन लिखी है इसी से एक बनता है कि अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी किसने बोला? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला। किसने बोला? शायद ये क्वेश्चन मैंने डाला होगा, ये देखिए भैया, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बोलने वाले कौन हैं? आप बोलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इन्होंने हिंदी को, पुरानी हिंदी को, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से बोला। सर्वप्रथम प्रयोग व्याडी ने इनका किया है अपभ्रंश का, लेकिन आप ये बोलोगे कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। एक बार फिर से बताएंगे, क्या बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई, हाँ या ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ कि भैया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता ही होनी चाहिए क्वेश्चन ये। आपको शाखाएं पता होनी चाहिए सारी अपभ्रंश की, कितनी है? 6 हैं। कौन सी 6 हैं? मैंने आपको सारी बता दी। अब देखिए, सौरसेनी के अंतर्गत हम लोग उपभाषाएं पढ़ते हैं और उपभाषा के बाद हम लोग उसके अंतर्गत बोलियां पढ़ते हैं। तो उपभाषाओं में हम लोग देखेंगे भैया, एक तो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जिसमें हम लोग 5 इसकी पढ़ेंगे, 3 इसकी पढ़ेंगे और भैया 4 इसकी पढ़ेंगे। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? टोटल हमारी देखी जाए तो यहाँ से 12 भाषाएं हमको, 12 बोलियां हमको मिल जाएंगी। 12 बोली हमको पढ़नी है सौरसेनी अपभ्रंश में। फिर मागधी अपभ्रंश आ जाएगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश आ जाएगा, तो 3 हम इसमें भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से कुल मिला के हमको मिल जाएंगी 6 बोलियाँ, और तो टोटल हमसे पूछा जाए तो 18 बोलियाँ हमको
देखनी होती हैं। कितनी बोलियां देखनी होती हैं, एक बार फिर से बोलेंगे भैया तेजी से, 18 बोलियां देखनी होती हैं। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत प्यार से चीज़ों को डील करते हुए चलते हैं। अब हम हिंदी की उपभाषाएं और उनकी प्रमुख बोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि बताओ निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का भाग है या किस उपभ्रंश की उपभाषा है। आप बोलोगे पश्चिमी हिंदी भैया सौरसेनी की कहेगी, सौरसेनी अपभ्रंश की बोली या उपभाषा है। उपभाषा है क्या भैया, उपभाषा है। कहे की उपभाषा है, सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। पता होना चाहिए, प्रश्न बनेगा, मुंह बन जाएगा तुम्हारा वहाँ पे। पता होना चाहिए तुमको, ये बेसिक है पर पता होना चाहिए। ठीक है भैया। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेंगे इसी से। याद रखिएगा, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी के नाम से जानते हैं, ये हमारी पश्चिमी हिंदी का ही भाग है। अगर हम उपबोली में बात करें, कन्नौजी बोली कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी ही उपभाषा की है। और अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से बुंदेली बोली, निम्नलिखित में से, देखो प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है, निम्नलिखित में से बुंदेली बोली किस अपभ्रंश से संबंधित है, सौरसेनी अपभ्रंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से ब्रज बोली, जो ब्रज बोली है, बताओ ब्रज बोली किस उपभाषा से संबंधित है, तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। कुछ भी पूछा जाए बता लोगे, अपभ्रंश पूछा जाए बता दोगे, उपभाषा पूछी जाए बता दोगे, और बोली आपको सामने दिख रही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिलेट करके याद आपको करते हुए चलने हैं। तो चलिए फिलहाल तो हम बात करते हैं कि हमारी भैया जो हो जाएंगी 5, कौन कौन सी। पहले नंबर पे खड़ी बोली, दूसरे नंबर पे कन्नौजी, तीसरे पे बुंदेली, चौथे पे ब्रज बोली, पांचवे पे हरियाणवी या इसी को बांगरू के नाम से भी हम जानते हैं। ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। क्या यहाँ तक किसी को 1% की भी प्रॉब्लम है, बोलो नहीं प्रॉब्लम भैया, बढ़िया बात समझ में आ गई। अगले नंबर पे हम बात करें तो बताओगे भैया पहाड़ी हिंदी जो होती है, पहाड़ों की जगह देख लो सारी, कुमायूं के पहाड़ तो कुमायूनी हो गई, गढ़वाली हो गई और नेपाली हो गई। तो ये सारे हमारे कहाँ के पार्ट हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए। अगर आपसे राजस्थानी हिंदी बोली जाए तो राजस्थान में तो आपने कुछ नाम सुने हैं, तो याद करना बड़ा सिंपल होगा। मेवाती सुना होगा, मारवाड़ी सुना होगा, जयपुरी सुना होगा, और एक ये मालवी आपको देख लेना है। तो 4 हमें यहाँ पे ये भाषाएं बोलियाँ जो हैं वो मिल जाती हैं। अगर हम आपसे बोलें कि बताओ जरा बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी का संबंध किन बोलियों से है, तो बोलोगे बिहारी हिंदी उपभाषा का संबंध भोजपुरी, मगही और मैथिली से है। तो देखो मैथिली ठाकुर से याद कर लो, मैथिली, मगही देख लो आप बस एक, और भोजपुरी आपको पता ही, बिहारी भोजपुरी, बिहारी भोजपुरी, तो याद रहेगा। ठीक है, और इसी के बाद में हम अंतिम अपना और एक देख लेते हैं कि जो पूर्वी हिंदी होता है वो हमारी कहाँ कहाँ की बातें करती है। पूर्वी हिंदी उपभाषा हमारी बात करती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की। कहाँ की करती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की। क्या एक बार ये बोलेंगे भैया बेहतरीन तरीके से समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया, और इससे बेटर तरीके से मैंने इससे पहले ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझी थी। जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5, जिसमें भी दिक्कत है बोल सकते हो, जिसमें भी दिक्कत है बोल सकते हो। बात आ गई समझ में। अगर आपसे पूछा जाए बताओ जो बिहारी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से संबंधित है, आप बोलोगे मागधी अपभ्रंश से। आपसे पूछा जाए पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से संबंधित है, आप बोलोगे ये हमारी अर्धमागधी से। किससे, अर्धमागधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश के हिस्सा पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश का हिस्सा हमारी जो है उपभाषा जो है वो बिहारी हिंदी, और सौरसेनी अपभ्रंश का हिस्सा पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। एक बार जल्दी से बताएंगे कि बात भैया बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा बता लेंगे। जल्दी से बोलो एक बार हाँ बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात समझ में। अब हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय भाषाएं जिनकी कुल संख्या 11 मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है तो 1-2 प्रश्न जरा प्रैक्टिस कर लो। अब जब पूछा जा सकता है कि बताओ जो कौरवी है, जो कौरवी है
उसका संबंध किस अपभ्रंश से है, यानी वो किस अपभ्रंश की बोली है, और दूसरी किस उपभाषा की बोली है, किस उपभाषा की बोली है। और दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली कौन सी है। उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे कि मगही, कन्नौजी और जयपुरी और अवधी। तो 1 2 3 4 इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कमेंट बॉक्स में आपको चाहिए मुझे दूसरा प्रश्न डाल के कि दूसरे का कौन सा ऑप्शन है, और पहले का आंसर आपको लिखना है कि पहले का आंसर क्या होगा। ये आपको जरूर करना है ध्यान से। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भैया कुल भाषाएं जो हैं वो कौन सी हैं। जल्दी से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को याद होगा 2024 से पहले हम लोग पढ़ते थे कि भैया शास्त्रीय भाषाएं तो 6 हैं। कितनी पढ़ते थे? शास्त्रीय भाषाएं तो केवल और केवल 6 पढ़ी थी हमने, केवल और केवल 6 शास्त्रीय भाषाएं हमने पढ़ी थी। लेकिन 2024 में 5 शास्त्रीय भाषाएं जब और जुड़ गई तो टोटल कितनी हो गई? अब 11 हो गई हमारी शास्त्रीय भाषाएं। टोटल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई? एक बार फिर से बोलोगे भैया अब तो टोटल, मेरी अगर शास्त्रीय भाषाओं की कोई बात करता है तो हम तो उससे बोल देते हैं भैया कि अब तो शास्त्रीय भाषाएं 11 हो गई हैं। जल्दी से बताओ, क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? ठीक है ना? हाँ, इतना कॉन्सेप्ट हो गया बस। चलिए बताइए भाई। तो बोलोगे भैया देखो हम 6 वाली भाषाएं तो आपको ऐसे बता सकते हैं कि भैया पहले नंबर पे क्या थी? तमिल। दूसरे नंबर पे हम किसको जानते हैं? संस्कृत को। यहाँ पे याद रखिएगा संस्कृत नीचे है तमिल से, सबसे प्राचीन में संस्कृत, ऊपर मत लिख देना जोश में। ठीक है, तमिल हो गई, संस्कृत हो गई पहली, दूसरी। भैया जरा बताओ तीसरी कौन सी है? बोलोगे भैया कन्नड़। और याद रखिएगा बहुत तगड़ा प्रश्न बनने वाला है यहाँ से। चौथी आपसे पूछी जाए तो बोलोगे भैया तेलुगु। पांचवी आपसे यहाँ पूछी जाती है तो आप कौन से बोल दोगे? बोलोगे भैया मलयालम। और अगर छठी आपसे यहाँ पूछी जाती तो आप बोलोगे उड़िया। तो ये भाषाएं तो पहले आपको 6 पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए बताओ भैया, जरा ये बात भी देख लेते हैं कि कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आती है। एक बात जरा बताओ कि क्या तमिल भाषा कब जोड़ी गई? आपको पता है? बोलोगे भैया बिल्कुल पता है, 2004 में तमिल जोड़ी गई थी, 2005 में इसे जोड़ा गया था। आपसे कन्नड़ और तेलुगु पूछी जाती है तो ये दोनों की दोनों भैया 2008 में शास्त्रीय भाषाओं में ऐड की गई। मलयालम आपसे पूछा जाता है तो 2013 में, और उसके बाद उड़िया सीधे 2014 में, और उसके बाद जस्ट इसके 10 साल बाद, कब? इसके 10 साल बाद जब 2024 आता है, जब 2024 आता है तो 5 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी 5 भाषाएं जोड़ी जाती हैं? प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी, बांग्ला। कौन सी? प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी, बांग्ला। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आप ये बता पाओगे कि बताओ निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली या द्रविड़ भाषाओं के परिवार से कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में हैं? बोलोगे भैया तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई। यानी जो साउथ की 4 भाषाएं हैं, ये जो 4 भाषाएं साउथ की हैं, ये हमारी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। किस परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ परिवार की। अच्छा, बाकी टोटल कितनी भाषाएं हैं? अब जैसे देख लो, पर संविधान में वर्णित टोटल कितनी भाषाएं हैं? बोलोगे भैया 22 में से 18 भाषाएं अलग कर दो, 4 भाषाएं अलग कर दो। ये 4 भाषाएं और ये 18 भाषाओं को ऐसे याद रखो कि 4 भाषाएं हमारी जो साउथ वाली थी, इनको हमने कहाँ डाल दिया है? इनको हमने द्रविड़ भाषा परिवार में डाल दिया है। और बाकी के जो 18 हैं इनको हमने भारोपी भाषा परिवार में डाला है। भारोपी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे प्राचीन भाषा परिवार है। और याद रखेंगे कि भारोपी भाषा परिवार में 18 भाषाएं हैं संविधान में वर्णित, और इसमें लगभग 73 से 74% भाषाएं इसी में है, 25% हमारी भाषाएं इसमें है। याद रखोगे? हाँ या ना? एक बार जल्दी से हाँ बोल दो। वैसे सिंपल सी बात है, तो सारी बात आपको समझ में आ गई। ये वाली बात भी मैंने आपको देखो समझा दी कि शास्त्रीय भाषाएं वह भाषाएं होती हैं जिनका इतिहास जो है अत्यधिक प्राचीन हो और वृहद हो।
जरा एक बार बोलो, जरा एक बार ये बोल दो कि भैया बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई कि वह भाषाएं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ वह भाषाएं जिनका इतिहास अत्यधिक प्राचीन होता है और साथ ही साथ उनका इतिहास अत्यधिक बृहद होता है, बड़ा होता है, तो उन भाषाओं को हम किसके नाम से जानते हैं? शास्त्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, प्राचीन भाषा के नाम से जानते हैं, या फिर आप बोल सकते, मतलब और भी तो ऑप्शन दे देगा, उपबोली के नाम से जानते हैं, बोली के नाम से जानते हैं। आपको बोलना है उसे हम जानते हैं भैया किसके नाम से? शास्त्रीय भाषा के नाम से। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से किसका इतिहास अत्यंत वृहद और प्राचीन है? याद रखिएगा, तो तमिल भाषा उसमें सबसे ऊपर आ जाएगी, जो हमारी शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्णित है। एक बार जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आ गई? क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो गया? अब चलिए कुछ भारतीय भाषा परिवार के बारे में भी बात कर लेते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब जितना पढ़ाऊँगा आपके लिए इनफ होगा, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक अच्छी सी सुंदर सी मैंने स्त्री रख दी है ताकि आपका कंसंट्रेशन क्लास में बना रहे। आगे ध्यान से सुनिएगा, भारोपीय भाषा परिवार की अगर हम बात करते हैं तो 22 भाषाओं में से 18 भाषाएं इसमें आती हैं और ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है, सबसे बड़ा, भारत का क्या है, सबसे बड़ा भाषा परिवार ही है। अब हिंदी इसी का हिस्सा होता है, 22 में से 18 भाषाएं इसमें होती हैं, लगभग 73% से 75% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखनी, सिंपल सिंपल सी। फिर भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है द्रविड़ भाषा परिवार, यह दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है, इसमें 4 भाषाएं आती हैं, सारी की सारी वो जो साउथ वाली 4 भाषाएं थी, वो साउथ वाली 4 भाषाएं इसी में आती हैं। कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और जरा याद करो कि शास्त्रीय भाषा के हिसाब से तमिल मेरे भाई कब जोड़ी गई थी? 2004 में। ऐसे करके रिलेट करते रहा करो तो आपको याद रहेगा, वरना भूल जाओगे भैया। तेलुगु कब जोड़ी गई थी भैया? 2008 में। कन्नड़ कब जोड़ी गई थी भैया? ये भी 2008 में। और मलयालम कब जोड़ी गई? तो भैया 2013 में। तो जरा बताओ, क्या ये बात आपको नहीं याद होगी कि तमिल 2004, तेलुगु और कन्नड़ 2008 और मलयालम 2013 द्रविड़ भाषा परिवार में कब क्या जोड़ा गया? और ये हमारी क्या होती हैं? ये हमारी चारों शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अंग्रेजी को पूछ रहा, क्या कहा जाता है? अंग्रेजी को बोला जाता है सह राज्य भाषा। अंग्रेजी जो है वो सह राज्य भाषा है। और याद रखिएगा, अंग्रेजी हमारे संविधान में वर्णित भाषा, उसमें जो क्या बोलते हैं संवैधानिक भाषा है, उसमें वर्णन उसका नहीं है। राजस्थानी का भी नहीं है, राजस्थानी लेकिन उपबोली है। ठीक है, हिंदी की उपबोली है लेकिन उसमें उसका लेखन नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका आप सिर्फ नाम याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है, सिर्फ नाम याद कर लो। मुंडा, खासी, खसपर्जिया, इनकी जैसी भाषाएं इसमें आती हैं। और जैसे चीनी तिब्बती है जिसमें मीजो और नागा भाषाएं आती हैं। तो ये हल्का फुल्का इनके नाम याद कर सकते हो, बाकी इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आपको इस वाले को पढ़ना है, द्रविड़ भाषा परिवार को, 3 स्टार। और इसको भी आपको पढ़ना है कि हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो याद रखो कि भारोपीय भाषा परिवार का। पूछा जाए बताओ गुजराती किसका हिस्सा है? पूछा जाए बताओ मराठी किसका हिस्सा है? तो याद रखना भैया, ये चीज़ तो आपको अपने दिमाग से भी सोचनी पड़ेगी कि अगर वो 14 भाषाएं जो हमने स्टार्टिंग की देखी, उनमें से अगर हम केवल किसको निकाल दें, उसमें से हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को निकाल दें, तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, ये जो 10 भाषाएँ हैं, ये 10 की 10 भाषाएँ कहाँ चली जाएंगी? बताओ जल्दी। भारोपी में। और उसके बाद की जो जोड़ी गई 8 भाषाएं, वो भी किस में चली जाएंगी? भारोपी में। तो इसमें केवल 4 कौन सी भाषाएं जाएंगी? इसमें केवल 4 हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ही जाएंगी। याद रखोगे? एक बार पूरी लिस्ट आपको बता दूं क्या, कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये हो गई, फिर मराठी, गुजराती, कश्मीरी ये हो गई, फिर बांग्ला, असमिया, उड़िया ये हो गई, और पंजाबी अलग कर दी। साथ में सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी उधर हो जाएगी, और डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली आपकी जो बाद में जुड़ी, वो भी हमारी भारोपी भाषा परिवार में चली जाएंगी। एक बार जल्दी से बोलेंगे कॉन्फिडेंट के साथ कि भैया जितना बताया पूरा समझ में आ रहा है, एकदम 1 नंबर बेहतरीन ब्रांडेड क्लास चल रही है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों की भी कुछ बात कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे एक बार, आगे बढ़ें क्या? ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि राजभाषा आयोग आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 1955 में इसकी अध्यक्षता किसने की? बीजी खेर। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा आपसे। बीजी खेर, बीसी नहीं, ये बीजी है, बीजी खेर। बीजी खेर ने पहली बार अध्यक्षता की किसकी?
1955 में राजभाषा आयोग। ठीक है, इसका पुनर्गठन कब हुआ है? 1956 में। 2 प्रश्न याद रखना, गठन कब हुआ, पुनर्गठन कब हुआ। प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे संविधान की दृष्टि से भी और याद रखेंगे हिंदी की दृष्टि से भी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की बात की जाए तो 17 मार्च, एक बार ये देख लीजिए, 17 जून 1918 में महात्मा गांधी द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका अगर आपसे पूछा जाए बताओ इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो याद रखेंगे एनी बेसेंट ने इसका उद्घाटन किया था। एनी बेसेंट ने इसका उद्घाटन किया था। और साथ ही साथ याद रखेंगे इसके प्रथम प्रचारक जो थे वो देवदास थे। ये किसके थे? पुत्र, महात्मा गांधी के ये पुत्र थे। ठीक है, तो इसका भैया क्या किया था, इन्होंने प्रचार किया था। बेहतरीन क्लास समझ में आ गई। टोटल टाइम कितना लगा है? 35 से 36 मिनट का, और 35 से 36 मिनट में एक पूरा का पूरा चैप्टर आपका हम लोगों ने निपटा दिया है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन के एक अगले सेशन में। और याद रखिएगा प्रश्नोत्तर की क्लास में आपको उसी में ही करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपका जो सेशन आएगा वो प्रश्नोत्तर में आपके प्रैक्टिस सेशन की तरह आएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना पढ़ाया उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आई होगी। क्लास में मज़ा आती है तो भैया मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। सुपर टेट का बेहतरीन हिंदी का सिलेबस आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपको CD भी कराऊंगा। ठीक है, अगर बहुत सही साथ आप उसमें रिस्पॉन्स करते हो, मैं आपको CD भी कराऊंगा, मैं आपको हिंदी कराऊंगा, जैसे करा रहा हूँ सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्चुअल थिंग्स कराता हूँ मैं। कोई ज़बरदस्ती की क्लास वाली इसमें बकवास नहीं करनी है कि नहीं ये करो वो करो, कुछ मत करो। जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो बढ़िया। ठीक है, ये करवा दूंगा। आपकी साइंस में आपका फिजिक्स का पोर्शन पूरा करवा दूंगा, बायो का पोर्शन पूरा करवा दूंगा, केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा करवा दूंगा। ठीक है, रही बात इंग्लिश और मैथ की, तो मैथ का पोर्शन भी करवाने की कोशिश करूँगा। और हिंदी हो ही जाएगी आपकी, हिंदी तो मैंने लगा ही दी है, CDP हिंदी, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इतना पोर्शन मैं आपका कन्फर्म करा दूंगा। कंप्यूटर की 2 क्लासेस कर दूंगा, यानी कुल मिलाकर के एक ओवरऑल बढ़िया अच्छा खासा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। और आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हो तो, रिस्पॉन्स का भूखा हूँ मैं, मुझे चाहिए। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा क्लास को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, और साथ ही साथ भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, नया यूट्यूबर बिल्कुल मत समझना, 2018 का मेरा चैनल बना हुआ है। बस दिक्कत ये है कि मैं ऑफलाइन में ज़्यादा भरोसा करता था अभी तक, लेकिन अब ऑनलाइन में मैंने चीज़ें अगर स्टार्ट की हैं तो मैं अपनी जी जान लगा करके पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा कि इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कंपटीशन बहुत हाई है, 8 साल से सब भूखे बैठते हैं, आप भी इसी रेस का हिस्सा हैं। चलिए बाय बाय।